हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने रूसो के जीवन परिचय को बताया था और उनके मानव संबंधी विचारों को बताया था और प्रकृति अवस्था को भी हमने देख लिया था। अब हम रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौते सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है। प्रकृति की ओर लौट चलो, यह किसने कहा है? तो रूसो ने कहा है। युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए रूसो, यहाँ पे रूसो लिखा गया है, रूसो एक सामाजिक समझौते की कल्पना करता है जिसके अंतर्गत अधिकारों का समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरन संपूर्ण समाज के लिए किया गया है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न कर संपूर्ण समाज को अर्पित करता है। इस प्रकार यह समझौता लोगों के निजी स्वरूप और सामूहिक स्वरूप के मध्य हुआ है। हम आते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर रूसो ने सामाजिक समझौता की कुछ विशेषताओं के बारे में बताया है। तो चलिए इसे हम बताते हैं। रूसो के अनुसार सामाजिक समझौते का उद्देश्य प्राकृतिक अवस्था के अंतिम चरण को समाप्त करना तथा प्राचीन प्राकृतिक अवस्था को स्थापित करना है। इसका तात्पर्य यह है कि जब प्राकृतिक अवस्था का अंतिम चरण अराजकतापूर्ण चरण को माना जाता है, उसको वे समाप्त कर देना चाहते थे और प्राचीन प्राकृतिक अवस्था को स्थापित करना चाहते थे। इसका अर्थ कि स्वर्गीय चरण को स्थापित करना चाहते थे। स्पष्ट है कि रूसो सामाजिक समझौते द्वारा मानवीय जीवन में समानता, स्वतंत्रता एवं खुशहाली का पुनः स्थापित करना चाहते थे। फिर नेक्स्ट है, रूसो की सामाजिक समझौता केवल एक बार होने वाली विशेष घटना नहीं है। इस घटना का क्रम निरंतर चलता है और प्रत्येक व्यक्ति समाज की सामान्य इच्छा में निरंतर भाग लेता रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति संविदा द्वारा स्थापित होने वाले राज्य को निरंतर अपनी सहमति प्रदान करता रहता है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे पुरुषो लिखा गया है तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे हो जाएगा रूसो। रूसो के संविदा से उत्पन्न होने वाला समाज या राज्य संप्रभुता संपन्न होता है और प्रत्येक व्यक्ति समाज या राज्य का अंग होता है जो इसमें रहता है। रूसो का जो संविदा है वह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस समाज के राज्य का अंग होता है जो इसमें रहते हैं। फिर नेक्स्ट है, रूसो की संविदा में प्रत्येक व्यक्ति अपने तमाम प्राकृतिक अधिकार एवं शक्ति समाज को सौंपकर समान लाभ उठाता है, किसी को कोई हानि नहीं होती। फिर नेक्स्ट है, रूसो के संविदा से जिस राज्य समाज की स्थापना होती है वह खुद भी संविदा का एक दल होता है। जब एक बार बहुमत से समाज या राज्य की, यहाँ पे राज्य है, राज्य की स्थापना हो जाती है, तब कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में उससे अलग नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट है, इस संविदा से सरकार का निर्माण नहीं होता। सरकार का निर्माण करना तो प्रभुसत्ता संपन्न जनता का काम है। जनता अपनी इच्छा से सरकार को स्थापित में परिवर्तित कर सकती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सरकार सामान्य मतलब कि सामाजिक समझौते के द्वारा सभी लोग अपने सभी अधिकारों को बिना किसी शर्त के समाज को पूर्ण समर्पित करते हैं, परंतु यह अधिकार वही होते हैं जिनका संबंध संपूर्ण समाज से होता है। व्यक्ति समझौते में वैसे अधिकारों को नहीं दे सकता जिसका संबंध स्वयं व्यक्ति से होता है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे भी रूसो होगा। रूसो के अनुसार इस संविदा के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली एकता अधिक से अधिक पूर्ण होती है। संविदा से निर्मित समाज सभी का होता है और वह पूर्ण होता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में। अब रूसो के बहुत से आलोचकों ने आलोचनाएं तो की, लेकिन रूसो के सामाजिक समझौते के बहुत से आलोचकों ने आलोचनाएं तो बहुत की, लेकिन इसकी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हमें जानना अति आवश्यक है। तो रूसो के सिद्धांत के माध्यम से दास प्रथा तथा दैवी अधिकार सिद्धांत का खंडन किया गया है। फिर दूसरा है,
इस सिद्धांत के माध्यम से निरंकुश शासन से निजात दिलाने तथा जनता को जनतांत्रिक मान्यताओं की ओर मोड़ने का सराहनीय काम किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि रूसो निरंकुश शासन को अच्छा नहीं मानते थे और वे जनता के लिए कार्य करने पर बल देते थे। फिर नेक्स्ट है, यह सिद्धांत जनमत यानी सामान्य इच्छा पर जोर देता है। फिर नेक्स्ट है, इस सिद्धांत में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के साथ साथ लोकप्रिय संप्रभुता की बात कही गई है, जो व्यक्ति व समाज की तरक्की के लिए बहुत ही आवश्यक है। फिर है, इस सिद्धांत ने व्यवहारिक राजनीति पर भी व्यापक प्रभाव डाला है। इसी सिद्धांत ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 ईस्वी तथा फ्रांसीसी राज्य क्रांति 1789 को भी गति प्रदान की थी। फिर आते हैं हम आगे नेक्स्ट, रूसो के सामान्य इच्छा संबंधी सिद्धांत। तो अब हम देखते हैं रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत। सामान्य इच्छा रूपों में रूसो यहाँ राजनीतिक होगा, यहाँ पे राजनीतिक है। सामान्य इच्छा रूसो के राजनीतिक दर्शन का आधार है। फिर नेक्स्ट है, रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत के माध्यम से सामाजिक सत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया है। फिर नेक्स्ट है, रूसो के अनुसार इच्छाएं दो प्रकार की होती है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा के बारे में वे कहते हैं कि यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान होती है, जबकि आदर्श इच्छा व्यापक नैतिक और सामाजिक हित से संबंधित होती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हम, सामान्य हित, सामान्य चेतना, सामान्य इच्छा है। यह किसने कहा है? तो ग्रीन ने इस वाक्य को कहा है। सामान्य इच्छा नागरिकों की वह इच्छा है जिसका लक्ष्य सबकी भलाई है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। इस कथन को वेबर ने कहा। तो आप इन वाक्यों को जरूर से याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आ सकते हैं नेट के एग्जाम में। सामान्य इच्छा की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। सामान्य इच्छा अविभाज्य है। इसका अर्थ हुआ कि यह एकत्व वाली होती है तथा राज्य को एकता के सूत्र में पिरोती है। रूसो ने कहा है, सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और इसे स्थिर रखती है। फिर नेक्स्ट है, सामान्य इच्छा सर्वोच्च और संप्रभु होती है। रूसो के शब्दों में, जो कोई सामान्य का पालन नहीं करता वह पालने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, सामान्य इच्छा अदेय है, अर्थात यह इच्छा किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। सामान्य इच्छा अप्रतिनिधित्व का गुण रखती है। सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त किए जाने योग्य नहीं है। फिर नेक्स्ट है, सामान्य इच्छा स्थायी है। फिर सामान्य इच्छा निरंकुश है। सामान्य इच्छा कानून, विधि और समझ शक्तियों का स्रोत है। सामान्य इच्छा कल्याणकारी है। सामान्य इच्छा नागरिक समाज का आधार है। और सामान्य इच्छा नैतिकता पर आधारित है या बहुमत की इच्छा पर आधारित नहीं है। अब हम देखते हैं रूसो के कानून और शासन संबंधी विचार। यहाँ पे रूसो ने अपने कानून संबंधी विचार सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में इसकी व्याख्या की है और उनका कहना है कि संप्रभु कानून का निर्माता है। संप्रभु कानून का निर्माता, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन रूसो ने कहा है। फिर नेक्स्ट है, एक कानून संपूर्ण जनता के लिए प्रस्ताव है जिसका संबंध सबसे होता है, यह भी रूसो ने कहा है। फिर रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कानून के 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें राजनीतिक कानून रूसो राजनीतिक कानून को आधारभूत कानून भी कहता है, जिसका काम प्रभु और राज्य के संबंधों को निर्धारित करना है। और दीवानी कानून, ये कानून नागरिकों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करती है। फौजदारी कानून, यह समझौते या कानून की अवहेलना करने वालों को उसी कानून के अनुसार दंड दिया जाता है। और परंपरागत कानून प्रथा, जनमत, नैतिकता, रीति रिवाज व विचार इत्यादि परंपरागत कानूनों के अंतर्गत आते हैं। रूसो के कानून के चारों भेदों में परंपरागत कानून को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है,
क्योंकि यह नागरिकों के हृदय की वस्तु और राज्य के वास्तविक संविधान है। फिर हम आगे आते हैं। रूसो के कानून निर्माणक सामान्य इच्छा को माना है, जिनमें राज्य के अंतर्गत रहने वाले तमाम लोग आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, रूसो ने कहा है कि कानून में किसी व्यक्ति की सत्ता, स्वार्थ, पक्षपात और संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं। यह सदैव व्यक्तिगत हित के स्थान पर जनहित का काम करती है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में, रूसो के शासन संबंधी विचार। यहाँ पे हम रूसो के शासन संबंधी विचार की बात करेंगे। तो रूसो के अनुसार सरकार का निर्माण सामाजिक समझौते है कि राज्य एक पूर्ण राजनीतिक संगठन है। यह सर्वोच्च सामान्य इच्छा को अभिव्यक्त करता है। इस इच्छा को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति सरकार का निर्माण करते हैं। फिर है आपका, रूसो ने 4 प्रकार की शासन प्रणालियों के बारे में बताया है। पहला है राजतंत्र। राजतंत्र, यदि सरकार की बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो उसे राजतंत्र कहते हैं, और यदि कुछ व्यक्तियों के हाथ में होती है तो उसे कुलीन तंत्र कहते हैं, और यदि बहुमत या संपूर्ण जनता के हाथ में होती है तो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। और अपनी इसी विश्वास के आधार पर वह मिश्रित सरकार व्यवस्था को सबसे उत्तम मानता है, जहाँ पे शासन जनता की भागीदारी से बनाई जाती है और इसमें दोनों सभी को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है। फिर आते हैं हम आगे। रूसो का मत है कि भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां किसी देश के शासन प्रणाली पर गहरा प्रभाव डालती है। रूसो का मानना है कि कृषि पर आधारित तथा उद्योग पर आधारित देशों में शासन व्यवस्था हमेशा अलग अलग स्वरूप की होगी, और इसीलिए वे भौगोलिक व्यवस्था को आवश्यक मतलब आर्थिक परिस्थितियों को किसी देश प्रणाली का जरूरी मानते हैं। उसी से वह देश प्रभावित होता है। रूसो प्रतिनिधि शासन प्रणाली को घोर विरोधी मानता था। उनका मानना था कि यूनानी नगर राज्यों में उनका मानना था कि प्रतिनिधि शासन प्रणाली राजनीतिक पतन का सूचक होता है। प्रतिनिधित्व का अर्थ है स्वतंत्रता का हनन। ब्रिटेन की निर्वाचन प्रथा के विषय में उनका यह कहना था कि वहाँ के नागरिक केवल निर्वाचन काल में ही स्वतंत्र होते हैं, उसके बाद वे दास बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, रूसो और जनसंख्या वृद्धि को ही किसी शासन व्यवस्था की सफलता की कसौटी मानता है। वह यह नहीं चाहता कि सरकार अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचे। फिर नेक्स्ट है, रूसो का मानना है कि एक निश्चित अवधि पर संविधान की तथा सरकारी अधिकारियों कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिए, और कुछ निश्चित अवधि के बाद जनता को लोकसभाएं बुलाई जाए और वे निश्चित करें कि वर्तमान शासन व्यवस्था में अधिकारियों की परिवर्तन किया जाना उचित है या नहीं।